गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमार पांडे आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। आज ये हमारा पहला क्लास होगा। इसमें हम पॉलिटी को बारीकी से समझेंगे, साथ ही हम उस आयाम पे ज़्यादा ध्यान देंगे जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है कि विद इन 1 मंथ्स और 2 मंथ्स बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल जिसमें ह्यूज वैकेंसीज़ हैं, साथ ही झारखंड जेएसएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। इस तरह से तमाम परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन सभी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे और साथ ही हम उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी मीन्स संविधान, राज्य व्यवस्था। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पॉलिटी है क्या, संविधान है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, राज्य व्यवस्था क्या है, साथ ही इसके महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एक नियम और उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसको हम सरकार का संचालन में प्रयोग करते हैं। संविधान का इम्पोर्टेंस क्या है? तो संविधान ही एक ऐसा चीज़ है जो सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। समाज में शक्ति के मूल वितरण को भी संविधान निर्धारित करता है। साथ ही समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, इसका भी जो हर एक पहलू पर ध्यान देता है वो है संविधान। ठीक है, तो ये था संविधान और उसके महत्वपूर्ण, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, साथ ही तमाम एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, एसएससी, सीपीओ, सीटेट, यूजीसी नेट, इसके साथ अगर झारखंड की कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी राज्य विशेष के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन तमाम एग्ज़ामों के लिए, परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। हम क्लास को न ज़्यादा कठिन बनाएंगे, न ज़्यादा सरल बनाएंगे। हम क्लास को उस तरीके से पढ़ेंगे जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्लासेस जो मैं करवाऊँगा थोड़ा सा आसान करने के लिए पीडीएफ के थ्रू करवाया जाएगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम होने से पहले इस क्लास को कंप्लीट कर लिया जाए। इसके साथ ही जब ये क्लास कंप्लीट होगा तो इसके साथ हम लोग एक और सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में आपके सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी विषय सूची के बारे में जान लेते हैं। क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आपको छोड़ना क्या है। पढ़ने के लिए आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है, आपको मेन चीज़ें कौन सी पढ़नी है। तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में हम देख रहे हैं देखिए, सिलेबस में हमारा जो पहला चैप्टर है संविधान का निर्माण है, जहाँ पे टर्म्स जरूरी पढ़ेंगे इंग्लिश की। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ आपको इंग्लिश में भी समझा दो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रहा है और सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण होगा। दूसरा हमारा जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए संविधान जरूरी क्यों है, कौन से पहलू पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, संविधान क्यों बना है, संविधान की उद्देशिका, भूमिका, परिचय, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल में जो भूमिका है, परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसमें तमाम चीज़ें दी गई हैं। उसमें क्या दिया गया है, कौन से पहलू हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, उन तमाम पहलुओं पर हम ध्यान देंगे। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, सिटीजनशिप, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, संविधान संशोधन, संविधान की मूल संरचना, सिद्धांत, संसदीय
व्यवस्था क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखेंगे, अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में देखेंगे, आपातकालीन प्रभाव क्या है, किस तरह से पड़ता है, उसका इम्पैक्ट कैसे होता है, उस तमाम चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, केंद्रीय एवं राज्य परिषद, संसद, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। संसदीय समिति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण क्या होता है, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और सहकारी समिति, और साथ ही हम पढ़ेंगे दल बदल कानून क्या है। इन तमाम चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, ये तमाम एस्पेक्ट पर हम ध्यान देंगे जिससे हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। हमारे जो पहला चैप्टर है संविधान का निर्माण, संविधान सभा की मांग, तो जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं उस पर हम ध्यान देंगे, जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे। फैक्चुअल के साथ आपको कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम टफ होते जा रहे हैं और कंसेप्ट का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। देखिए 1924 में संविधान सभा का विचार पहली बार स्वराज पार्टी द्वारा लिया गया था। साथ ही 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. रॉय द्वारा रखा गया था। तो सबसे पहले जो स्वराज पार्टी के दौरान 1924 में इसका विचार रखा गया, साथ ही 1934 में M.N. रॉय के द्वारा सबसे पहले इसे रखा गया था संविधान सभा में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो 1935 में सबसे पहले संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। 1940 में इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो 1940 में जब ब्रिटिश प्रशासन ने, सरकार ने हमारे संविधान के मांग का स्वीकार किया था, तो उसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। 1942 क्रिप्स के संविधान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के सभी दलों द्वारा स्वीकार किया गया। इसके सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र एवं दो संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया था। और जो क्रिप्स मिशन था, इसको सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसे लाया गया था। और 1946 का जो कैबिनेट मिशन लाया गया था, वो था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र एवं दो संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया था। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में, हमारे देश में एक ही संविधान है और एक ही राष्ट्र की बात कही गई है। तो द्विराष्ट्र की जो भावनाएं थी, उसे जो द्विराष्ट्र की मांग था उसको खारिज कर दिया गया था और एक ही संविधान के मांग को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा का गठन, देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, ये याद रखेंगे आप। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया तथा सीटों का बंटवारा पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया गया था। इसे भी हम बहुत बारीकी से समझेंगे कि क्या होता है ये। संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों एवं नामित सदस्य रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहां की विधायिका से हुआ था। महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे,
ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का हिस्सा कौन नहीं था, तो वो गांधी जी ऑप्शन में रहेंगे, तो गांधी जी संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भर पाई थी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला कर लिया था। देखिए, आप हर एक चीज़ को उस तरीके से पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इधर उधर की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस नोट्स में वही चीज़ें डाला गया है जहाँ से आपके प्रश्न सीधे सीधे आएंगे। संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946, डेट याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति फ्रेंच परंपरा के अनुसार की गई थी। तो जो नॉन परमानेंट थे, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे सब प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन परमानेंट चेयरमैन पूछेगा, प्रेसिडेंट पूछेगा, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष 2 लोग बने थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। नाउ उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव इट मीन्स प्रेम्बल, ये तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे, हो सके तो आप इसे रिपीट करके देखिए, 2-3 बार रिपीट करके देखिए। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं आपके प्रत्येक एग्जाम में। फैक्चुअल बेस्ड प्लस कंसेप्चुअल बेस्ड दोनों तरह से एग्जाम में प्रश्न आएंगे यहाँ से। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव था उसे प्रस्तुत किया गया था। इसमें संवैधानिक संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित हैं। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कब इसे पेश किया गया था, लेकिन कब इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया था, ये प्रश्न बहुत कम बार पूछे गए हैं। तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार परिवर्तन, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देशी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग इंडियन डोमिनियन से सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ने लगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली। यह योजना भारत के विभाजन हेतु थी। तो जो माउंटबेटन योजना थी, ये मूलतः जो हमारे देश का बंटवारा हो रहा था उससे यह संबंधित था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव किए। कौन कौन से बदलाव किए हैं? तो संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। संप्रभु इन द सेंस ऑफ कि आपके ऊपर किसी और का राज नहीं होगा, आपके डिसीजन ही सर्वोत्तम डिसीजन होंगे, आपके डिसीजन के ऊपर किसी और का डिसीजन नहीं होगा। तो हमारा देश जो भारत देश है अभी सॉवरेन है। जब ब्रिटिश के कब्जे में था तब तक वो सॉवरेन नहीं था। जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी
दूसरा क्या हुआ, तो संविधान सभा को दो प्रकार का कार्य सौंपा गया। दोनों कार्यों को अलग अलग रूप से करना था। भारत के लिए आम कानून का निर्माण कर उन्हें लागू करना, जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में, और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। ये 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे, इसलिए संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गए थे। तो जब संविधान सभा बना था तो उसमें लगभग 389 सदस्य थे, लेकिन वहाँ से मुस्लिम जो पक्ष था वो हट गया और उसको घटा करके कितने हो गए, 299 हो गए थे। संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य किए थे, उनको भी हम देख लेते हैं। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि हुई थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आप इस फैक्चुअल प्रश्न को याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो दैट इज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, हालांकि इस संविधान सभा ने ही यह 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया गया, और ये सारा कार्य हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो इसमें जो सत्र चले थे कुल 11 चले थे। कुल समय जो इसमें लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक लगा था। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को याद रखेंगे। जो संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था उसमें से हम लोगों ने लगभग 60 देशों का अवलोकन किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। 60 देशों का संविधान का ऑब्जर्वेशन किया था, पता किया कि क्या लिखा हुआ है। उन तमाम चीज़ों को हमने पढ़ा, फिर जाकर के हमने 114 दिनों तक लगभग इस पर विचार किया, और विचार करने के बाद ये लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे हम देख रहे हैं मुख्य समितियां। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति, राज्यों से समझौते हेतु जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जो संघ समिति थी, संघ संविधान समिति था, राज्य समिति थी, राज्यों से समझौते हुए इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू रहे थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल रहे थे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष रहे थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे थे। आई होप कि क्लासेस आपको समझ में आ रही होगी। अगर इसके नहीं समझ में आ रही होगी तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह से आप ज़्यादा तेज़ हो रहा है, ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप इसे कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको समझने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको किस तरह से पढ़ाया जाए जिससे आपकी समझ और विकसित हो सके। देखिए, मूल अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों हेतु परामर्शी समिति के अध्यक्ष जो सरदार पटेल रहे थे। संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, वो इन सारी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1946 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। एक तो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और 6 अन्य इसमें सदस्य शामिल थे। संविधान का प्रभाव में आना, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान क्लाउज बाय क्लाउज पर चर्चा के बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया।
26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे अपना लिया गया, इसे लागू कर दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। दो तरह के प्रश्न होते हैं, तो थोड़ा सा प्रश्न को आप बारीकी से प्रश्न को पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि आपके साथ यही इजी मिस्टेक हो जाता है कि प्रश्न बहुत आसान रहते हैं लेकिन आप उसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, अपनी समझ को विकसित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आप इस तरह की गलतियां न करें, आप प्रश्न को बारीकी से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि उसी में उसका आंसर छिपा रहता है। ठीक है, उस समय इसमें उद्देशिका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। ठीक है, तो जब मूल संविधान बना था तो उस टाइम 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद उसे उद्देशिका को लागू किया गया। संविधान का प्रवर्तन, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कुछ प्रावधान 26 जनवरी 1949 को स्वतः ही लागू हो गए थे। नागरिकता, चुनाव तथा संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 इस तरह के तमाम जो अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन पूर्णतः जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी दिन को संविधान के शुरुआत के दिन तथा गणतंत्र दिवस के रूप में भी देखा जाता है। तो गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल। संविधान लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी निरस्त हो गए। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949, एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि गणतंत्र दिवस कहाँ पे गणतंत्र दिवस के दिन कहाँ झंडा फहराया जाता है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि 15 अगस्त के दिन कहाँ झंडा फहराया जाता है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि 26 जनवरी को कौन झंडा फहराता है और 15 अगस्त को कौन झंडा फहराता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम देख रहे हैं। संविधान सभा का चिन्ह हाथी है। सर वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। यहाँ से आपके प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्न को बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद करें कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न न छूटें। H.V.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। S.N. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूप ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान सभा के सुलेखक थे, कैलीग्राफर थे। नंदलाल बोस और B.R. सिन्हा संविधान सभा के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण, सजावट इन्हीं के द्वारा किया गया था। बसंत कृष्ण वैद्य संविधान सभा के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं, जो मेन फीचर्स है संविधान सभा में, जो जिसके लिए हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से प्रश्न भी आपके सीधे सीधे आएंगे। ये भी चैप्टर आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जो जितना प्रीवियस चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट था। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के रूप में देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले के अनुसार संसद द्वारा किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा या नहीं किया
जा सकता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को अभी तक कितने बार अमेंड किया गया है, संशोधन किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि प्रस्तावना को अभी तक मात्र एक बार अमेंड किया गया है, केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। और ये बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इवन ये आईएएस में भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि प्रेम्बल को मात्र एक बार ही इसे संशोधन किया गया है। साथ ही जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, इसी में बताया गया था कि हम जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। नाउ संविधान की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित, सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। सबसे अगर रिटन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो दैट इज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों में सबसे लंबा है। वर्तमान में इसमें एक प्रस्ताव लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां शामिल है। साथ ही इसमें 22 पार्ट में से विभाजित किया गया है। संविधान सभा में कानून से संबंधित प्रबुद्धों का प्रभुत्व है और ये संविधान जो है केंद्र और राज्यों के लिए एक ही है, अलग अलग ये नहीं है। केंद्र एवं राज्यों के लिए एक संविधान का प्रावधान किया गया है, विशेष रूप से अलग अलग नहीं किया गया है। नाउ हमने संविधान जब बनाया था तो हमने बहुत से चीज़ों का, बहुत से देशों से ऑब्जर्वेशन किया था, प्लस में बहुत से देशों से हमने कुछ चीज़ें लिया है। उन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपके प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। संविधान सभा के विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं? तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, संसदीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण जो लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में से दिया गया है। और हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ है उसमें ज़्यादातर जो हिस्से लिया गया है वो लिया गया है 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान, संसदीय सरकार पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन प्रणाली और रीट जारी करने का अधिकार जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नाउ यूएसए से हम देख रहे हैं क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी यूएसए से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रक्रिया भी जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी ये आपको यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, कनाडा, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्तियां और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श दायरी, यह भी कहां से लिया गया है? ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कहां से लिया गया है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है और इसका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? यह आपसे आज का प्रश्न है।
नेक्स्ट, जर्मनी का वाइमर संविधान। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। यह हम मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे कि आपातकाल ड्यूरिंग इमरजेंसी बहुत सारे जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसका निलंबन कर दिया जाता है। साथ ही बहुत सारे मौलिक अधिकार है जिसका निलंबन नहीं किया जाता है। तो जो इसका निलंबन लिया गया है आपातकाल के दौरान वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मनी के संविधान को किस नाम से जानते हैं, तो वो है वाइमर संविधान के नाम से जानते हैं। यूएसएसआर से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है। फ्रांस के संविधान से कुछ चीजें ली गई हैं, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श भी आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भी साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, लेकिन बहुत तमाम जो ज़्यादातर हमने लिया है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने ग्रहण किया है, या फिर ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे जहाँ से स्रोत थे, जहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि किस देश से कौन सी चीज़ें ली गई है। तो आप इसे एक दो बार ज़रूर रिपीट करके देखें। आप इसे स्पीड में 2-4 बार करके इस वीडियो को देख लें, जिससे आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए, आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहे। कुछ और फैक्चुअल चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं, जहाँ से भी प्रश्न बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिए, संविधान का भाग और स्रोत। संविधान का संरचनात्मक भाग है भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान का दार्शनिक हिस्सा मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान का राजनीतिक हिस्सा जो है ब्रिटेन का संविधान से ग्रहण किया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि हमारा संविधान निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन में दिया रहेगा कठोर, उसके साथ ही ऑप्शन में दिया रहेगा फ्लैक्सिबल, या फिर उसे लचीलापन भी बोलते हैं हिंदी में। तो और इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे कि ये दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा संविधान न तो ज़्यादा क्या है, न कठोर है और न ही लचीला है। तो भारतीय संविधान न कठोर है और न ही लचीला है, बल्कि दोनों का ये क्या है, एक मिश्रण है, समन्वय है। ये दोनों का एक मिश्रण करके बनाया गया है। न ज़्यादा कठोर है, न ज़्यादा लचीला है। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है हम उस तरह से संविधान का प्रयोग करते हैं। एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। यहाँ पर संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है? तो 2 सरकारों की विशेषता, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, द्विसदन प्रणाली और संविधान की सर्वोच्चता आदि। हमारे देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है तो दैट इज संविधान। संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान को सभी को मानना होगा, चाहे आप किसी वर्ग से संबंधित हो। आप सभी के लिए समान रूप से संविधान समान रूप से मानने के लिए वो बाध्य हैं। ठीक है, एकात्मक प्रणाली की विशेषता क्या है? तो मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान आदि, ये सारे एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं हैं। शासन की संसदीय व्यवस्था क्या होता है? तो भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को प्राथमिकता दी है। शासन की संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, प्लस बहुमत पार्टी का शासन, प्लस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार, प्लस विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, निचला सदन, लोकसभा का विघटन। ये तमाम चीज़ों पर हम बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। जब हम संसद पढ़ेंगे तो उसको हम हर एक बारीकी से समझेंगे कि कैसे संसद बनता है, क्या प्रेसिडेंट्स के पावर हैं, क्या मुख्यमंत्री के पावर हैं, क्या प्रधानमंत्री के पावर हैं, राज्यपाल, सारे तमाम चीज़ों के बारे में, पोस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय।
संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संसद से आया है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का विचार अमेरिकी प्रणाली से जुड़ा है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समन्वय को प्राथमिकता दी है। अब देखिए, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट देश की एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष पर है। तो देखा जाए तो सबसे जो हमारे देश में ऊपर पे है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे हाई कोर्ट आते हैं और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट या अधीनस्थ कोर्ट आते हैं। तो शीर्ष पर है। इसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय तथा अन्य निचली अदालतें हैं, जैसे जिला अदालत इत्यादि। हमने आपको समझाया कि सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे जस्ट हाई कोर्ट है, उसके नीचे डीसी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो सारे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपील नागरिक के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है। तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का संरक्षक माना जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अपील नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर भी है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग, देखिए हम फिर से हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले जो चीज़ें हैं, एक तरह से प्रीफेस है, जो परिचय है, उन तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं। उसके बाद हम एक एक करके हर एक चैप्टर को आराम से, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ेंगे, साथ ही फैक्चुअल चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। साथ ही अगर वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम, जैसे मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, उन तमाम एस्पेक्ट्स पर हम ध्यान देंगे और अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। आप सभी को पता है कि इससे पहले जो मौलिक अधिकार थे वो निम्नलिखित 7 थे, लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसे हटा दिया गया है और उसे लीगल अथॉरिटी बनाया गया है, लीगल कानून बना दिया गया है और इसे आर्टिकल 300 में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो फिलहाल जो मौलिक अधिकार है वो निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम आर्टिकल 19 से 22 के बीच में पढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 23 और 24 में पढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 25 से 28 में पढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे हम 29 और 30 में पढ़ते हैं। साथ ही लास्ट में जो है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 32 में विशेष रूप से पढ़ते हैं। यदि किसी भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हर नागरिक को अधिकार है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अगर किसी इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो किस अनुच्छेद के द्वारा वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जा सकता है, तो वो है आर्टिकल 32। सर्वोच्च न्यायालयों या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रदेश या रीट कहते हैं, जो इस प्रकार है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। निम्नलिखित 5 इस तरह से रीट जारी किए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर से इसे हम स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे, हम विशेष तरीके से पढ़ेंगे, विशेष चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम इसे एक बार देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है।
राज्य के नीति निषेधक तत्व डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए, हालांकि मौलिक अधिकारों के विपरीत राज्य के नीति निषेधक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि डीपीएसपी संविधान का एक हिस्सा है जिन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो डीपीएसपी एक संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसे हम चाहे तो न्यायपालिका के द्वारा फोर्स करके लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि डीपीएसपी निम्नलिखित में से क्या है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या याद रखेंगे कि यह जो है वाद योग्य नहीं है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की आधारशिला पर की गई है और ये मूल संरचना में शामिल है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इसे भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद ही जोड़ा गया था और इसे 4A में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को भी न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ से भी आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मूल संविधान में कौन सा शब्द नहीं था, तो वो है आपका धर्मनिरपेक्ष। इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। साथ ही क्योंकि यह किसी धर्म को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म की बात नहीं करता है। हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, इसीलिए हम एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर देश माने जाते हैं। तो पंथ निरपेक्ष सेकुलर का संविधान में प्रयोग किया गया था, धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सफ्रेज वोट क्या होता है, तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो पहले जो 21 वर्ष था वोट देने का एज था, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया और ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जो कि 1988 में हुआ था। एकल नागरिकता क्या होता है, तो भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। जैसे अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ द्विनागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। एक आपके कंट्री के लिए अलग है और वहाँ के स्टेट्स के लिए अलग है। तो जो अमेरिका में प्रावधान किया गया है वो दोहरी नागरिकता का है, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र निकाय क्या होता है, तो भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने हेतु संविधान में कुछ स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था की गई है, जिसमें चुनाव आयोग है, नियंत्रक और लेखा परीक्षक है, संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है। आपातकालीन प्रावधान, इसे भी थोड़ा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 और वित्तीय आपातकाल 360 के दौरान संघीय संरचना बिना किसी औपचारिक संशोधन के परिवर्तित हो जाती है। देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। तो देखिए 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे अनुच्छेद 52 के तहत लागू किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसे अनुच्छेद 356 और 365 के तहत लागू किया जाता है।
और तीसरा जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल, जिसे 360 के तहत लागू किया जाता है। आपसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल निम्नलिखित में से कितने बार लागू किया गया है? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 1 बार भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप नीचे में इसका आंसर देना ना भूलें। आपातकाल के दौरान संघीय, ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार क्या होता है? तो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से देश में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में त्रिस्तरीय की व्यवस्था की गई है? तो वो सिर्फ और मात्र सिर्फ कौन सा है? तो भारत देश ही है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नए भाग 9वें तथा नई 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग 9A तथा नई 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरपालिका शहरी स्थानीय सरकार को मान्यता प्रदान की गई। सहकारी समितियां 97। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि भारत की जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां थी उन सभी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बताया है कि हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। हम थोड़ा सा सबको एक एक देख लेते हैं, एक एक करके। पहली अनुसूची राज्य के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विवरण संबंधित है। दूसरा जो अनुसूची है, भारतीय राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा, राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के कैग, राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों जैसे केंद्रीय मंत्री, संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, सांसद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के कैग, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। 7वीं में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में बंटवारे का प्रावधान किया गया है। आठवीं अनुसूची भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं? तो 14 भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 22 है, लेकिन मूल रूप से कितनी भाषा है? वो 14 है। 9वीं राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों तथा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के उल्लेख किया गया है। संविधान में यह अनुसूचित प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची जो है नगरपालिका के शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। यह अनुसूची जो है संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये था हमारा एक ब्रीफली आज का क्लास, जिसमें हमने तमाम चीज़ों के बारे में ध्यान दिया। कल से हम एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा प्रस्तावना। तो हमारी जो शुरुआत होगी कल की क्लास में वो प्रस्तावना से शुरुआत होगी। हम प्रस्तावना के हर एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे। हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि जहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। साथ ही एक छात्र होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है, और इसको जानने के लिए
आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठाइए, जहाँ से ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। आप 10 से 12 साल 5 साल अगर ब्रीफली देखें तो एटलीस्ट 5 साल के प्रश्न को देखें जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। उससे आपको एक आइडिया के तौर पे लगेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक जो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पहले ट्रेंड एनालिसिस करे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखे जहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हमारा जो पढ़ाने का तरीका या फिर हमसे आपको कोई कुछ चीज़ें फ़ायदा पहुंच पा रही होगी तो आप इसको जितना हो सके इसको फैलाइए, सबके साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारे अगर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर दें कि आपको यह वीडियो